सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवंशिक संसाधन संधि के शासी निकाय के 9वें सत्र का किया शुभारंभ। कहा कि संधि में संशोधन के दौरान किसानों, स्वदेशी समुदाय, आदिवासी समुदाय के हितों का रखा जाएगा ध्यान। कम उपयोग की जाने वाली फसलों के संरक्षण पर दिया जोर। 24 सितंबर तक किया जाएगा शासी निकाय के सत्र का आयोजन। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने अनुसंधान एवं विकास केंद्र पराज मैट्रिक्स का किया दौरा। कहा कि एथेनॉल के 20% पेट्रोल आवश्यकताओं को पूरा करके आत्मनिर्भर भारत अभियान को बना रही है सुगम। भारतीय किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता में बदलने की ओर अग्रसर। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए 45.17 करोड़ की मिली स्वीकृति। कहा कि मृदा और जल संरक्षण, भूमि सुधार तथा विकास की योजनाओं के लिए भी योगी सरकार ने दी स्वीकृति। और पहाड़ों में मौसम लगातार बदल रहा है रंग। उत्तराखंड के चमोली स्थित हेमकुंड साहिब में सीजन की हुई पहली बर्फबारी। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर भी जारी। और अब समाचार विस्तार से, जहां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवंशिक संसाधन संधि के शासी निकाय का 9वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये एक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे बीज संधि के रूप में भी जाना जाता है। ये राष्ट्रीय कानूनों के अधीन किसानों के अधिकारों को भी मान्यता देता है। इसमें देश एक दूसरे के साथ लाभ साझा करते हैं। नई दिल्ली में चलने वाले शासी निकाय के सत्र का आयोजन 24 सितंबर तक किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उद्घाटन सत्र में कम उपयोग की जाने वाली फसलों के संरक्षण पर जोर दिया। वास्तव में मैं आपसे कम उपयोग की जाने वाली संबंधित फसलों के साथ ही फसलों की वन्य प्रजातियों के समय रहते संरक्षण और उपयोग पर जोर देने का आग्रह करता हूं। जलवायु अनुकूल कृषि और पोषण सुरक्षा के लिए हमारा संघर्ष आपके निर्णय और कार्यों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। उन्नत जीनोमिक और जैव सूचनात्मक उपकरणों का उपयोग से प्राप्त आनुवंशिक जानकारी में आईपीआर का विषय बनने की क्षमता है। और साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि संधि में संशोधन के दौरान किसानों, स्वदेशी समुदाय, आदिवासी समुदाय के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और चयन में किसानों, स्वदेशी समुदायों, आदिवासी आबादी, विशेष रूप से समुदाय की महिलाओं के योगदान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए जब तक संधि में संशोधन और सुधार पर विचार करते समय उनके हितों को ध्यान में रखना यह हम सबका कर्तव्य है। और हमारे साथ इसी पर और ज्यादा मालूमात के लिए जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव। अनुज, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये समझौता और खास तौर पर ये सत्र कितना महत्वपूर्ण है और किसानों के हित में जो ये कदम लिए जा रहे हैं, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वो उनके लिए कितने लाभकारी होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर खाद्यान्न की ज़रूरतों की बात करें, न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए, ये सभी देशों की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे दुनिया के लोगों के लिए खाद्यान्न की जो एक सुरक्षा है उसको सब मिलकर पूरा करें। और सबसे बड़ी बात यही है, इसका मकसद जो 9वां सत्र भारत में जो मेजबानी इसकी भारत कर रहा है, इसका यही सबसे बड़ी बात है कि आज कृषि के क्षेत्र में या खाद्यान्न के क्षेत्र में जितनी भी रिसर्च हो रही हैं वो सभी देश जो हैं साझा करें एक दूसरे के साथ। लेकिन इस बार का जो थीम लिया गया है वो सबसे बड़ी इसकी बात यही है, महत्वपूर्ण यही है कि जो आनुवंशिक जो अपनी फसलें हैं उनका भी संरक्षण साथ साथ किया जाए। हम जानते हैं कि जो पुरानी जो फसलें हैं, चाहे हम जंगलों की बात करें जो अपने आप होती हैं और खाद्यान्न के रूप से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, वो लगातार विलुप्त होती जा रही थी। मिलेट्स की बात करें जो मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, जौ है, बाजरा है और काफ़ी ऐसी फसलें हैं जो लगातार खत्म होती जा रही हैं। तो सबसे बड़ा मकसद यही है कि अगर
इस तरह के जो, क्योंकि हम जानते हैं वर्ष 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा। मोटे अनाज का ना सिर्फ उत्पादन बढ़े बल्कि दुनिया जो है उसे खाने के लिए उपयोग में लाए। सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पोषण अगर है तो वो मोटे अनाज में है, और अगले साल जो है वो पूरी दुनिया भर में इसी के नाम रहने वाला है। तो ये जो सत्र है इसमें किस तरीके से मोटे अनाज को बढ़ावा देना है, किस तरीके से उसका व्यापारिक रूप में उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता बल्कि खाने के रूप में होता है। और जो छोटे किसान होते हैं, सीमांत इलाके के किसान हैं, वो इसको उगाते हैं, तो उनका जो योगदान रहा है दुनिया भर में ऐसे किसानों को संरक्षण देना है, उनके अधिकारों का संरक्षण करना है इस सत्र का मुख्य लक्ष्य ये है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के अंदर आज जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है और उसका सबसे व्यापक असर अगर किसी चीज़ पे पड़ रहा है तो वो खाद्यान्न पर, कृषि पर पड़ रहा है। उन चुनौतियों से कैसे निपटना है, अलग अलग दुनिया के देशों में जो आज रिसर्च हो रही है, जो आनुवंशिक बीज हैं उनको किस तरीके से बढ़ावा देना है, ये सब देश एक दूसरे के साथ मिलकर साझा करेंगे, एक दूसरे देश की मदद करेंगे। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज जब देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब इस सत्र को संबोधित थे, उन्होंने इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी दिया कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के अंदर खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, किस तरीके से उसको बढ़ाया गया है। इसमें वो सब बातें सामने रखी जो दूसरे देश हैं उनके भी काम आएंगी। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी ये अगले 4 दिन लगातार यहाँ पर दिल्ली के अंदर चलेगा, तो सभी देश आपस में मिलकर इस पर चर्चा करेंगे और एक दूसरे की जो एक संधि हुई है, इंटरनेशनल जो ट्रीटी है, उस पर आगे मिलकर काम करेंगे। अनुज, इसमें किसानों के जो हित हैं उसका खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किसानों को किस तरह से लाभ होगा इस सत्र से। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यही है, खास तौर से अगर हम बात इसमें करें, जो अगर हम करें अपने देश के हों या दुनिया भर के जो दूसरे देश हैं, उनके जो छोटे इलाके हैं, जंगली इलाके हैं या आदिवासी लोग हैं, छोटे किसान हैं, इनकी जोत कम होती है, 2 से 3 एकड़ जिनकी जोत होती है, उनके लिए देश भर के जितने भी किसान हैं या दुनिया भर के जितने भी देश हैं, उनके जो छोटे किसान हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनको कैसे आप संरक्षण दे सकते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो यही है कि सबसे ज्यादा मोटे अनाज का उत्पादन ये लोग करते हैं और ऐसे में उनके लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। देश के अगर हम अंदर बात करें, भारत की बात करें, तो ऐसे लोगों के लिए जो केंद्र सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, चाहे उनको आर्थिक रूप से किसान सम्मान निधि देना हो, उनके लिए मछली पालने वाले जो किसान हैं उनके लिए अलग से योजनाएं चलाई गई हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, या मछली पालन है या डेयरी जो सेक्टर है उसके अंदर जो योजनाएं लगातार बढ़ाई गई हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है। ऐसे किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराना, ये सारी वो चीजें हैं जो किसी एक देश के अंदर नहीं बल्कि ग्लोबल तरीके से हो सकती हैं, वैश्विक तौर पर हो सकती हैं। तो एक दूसरे देशों को बाजार उपलब्ध कराएं, किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराएं। इस तरीके से छोटे किसानों के जो अधिकार हैं, निश्चित तौर पर अगर उनको संरक्षण दिया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, तो दुनिया भर के किसान आगे प्रगति करेंगे, उत्पादन जो है सभी देशों का आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी जरूरत आज यही है, जो खाद्यान्न की आज एक जरूरत है दुनिया भर को, उसकी भी जो पूर्ति है सभी मिलकर पूरी कर सकेंगे। खाद्यान्न सुरक्षा के लिए और ख़ास तौर से किसानों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इन तमाम तफसीलात के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां एथेनॉल मिश्रण में किसी भी तरह की आगामी बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने भारतीय खाद्य निगम की एक टीम के साथ हाल ही में अनुसंधान एवं विकास केंद्र पराज मैट्रिक्स का दौरा किया। पांडे ने कहा कि न्यू कार्बन नवीन प्रौद्योगिकियां भारत को शुद्ध शून्य लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर रही हैं, जिससे देश के लिए COP 26 लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिल रही है, जबकि एथेनॉल से 20% पेट्रोल आवश्यकताओं को पूरा करके और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान को सुगमता प्रदान की जा रही है। इससे देश के लिए लगभग प्रति वर्ष 30,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा
बचत में भी मदद मिलेगी और इसके अलावा E10 की उपलब्धि के परिणाम स्वरूप चीनी मिलों में लगभग 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व पहले ही प्राप्त हो चुका है और वर्ष 2025 तक पेट्रोल के साथ E20 सम्मिश्रण की उपलब्धि हासिल करते हुए ये 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि ये चावल, मक्का जैसे किसानों की उपज के लिए एक वैकल्पिक बाजार सुनिश्चित करेगा, जिससे उन्हें बेहतर रिटर्न, MSP से अधिक और चीनी मिलों से तेजी से भुगतान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ये सभी गतिविधियां भारतीय कृषक समुदाय को अन्नदाता से ऊर्जा दाता में बदलने की ओर अग्रसर हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना सहित कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के संचालन को 45.17 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि मृदा तथा जल संरक्षण, भूमि सुधार तथा विकास एवं जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना अंतर्गत प्रावधानित कुल धनराशि के अपेक्ष 312 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय लखीमपुर खीरी हेतु गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रावधानित 90 लाख रुपए के सापेक्ष 15 लाख रुपए की द्वितीय किश्त को शासन द्वारा अनुमति दी जा चुकी है और इसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर हेतु गैर वेतन मद में द्वितीय किश्त के रूप में प्रावधानित 18.75 लाख के अपेक्ष 11.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। उन्होंने कहा कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत संचालित महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अंबेडकर नगर हेतु गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि 3.17 लाख को निर्गत किए जाने की शासन ने अनुमति प्रदान कर दी है। और आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हाल ही में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 में पंजाब से भाग लेने आए प्रगतिशील किसानों व डेयरी से जुड़े स्टेक होल्डर से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया गया। पंजाब के कुछ किसान यहां आए हुए हैं जो डेयरी तकनीक को जानेंगे, समझेंगे और भविष्य में अपने आप में इसको अडॉप्ट कर आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनेंगे। ये किसान कहां के और क्या मकसद है लाने? ये डिस्ट्रिक्ट मोगा में अलग अलग तहसीलों से आए हैं। जैसे ये सरदार जितेंद्र सिंह बिट्टू हैं, ये हमारे साथ 1970 से जुड़े हैं। तहसील बागा पुराना, विलेज चन्नूवाड़ा। और ये सरदार नारायण सिंह हैं, ये बागा पुराना के पास ही एक विलेज है भागी के, ये उनकी मिसेज हैं कुलदीप कौर जी, और ये प्रोग्रेसिव विमेन फार्मर हैं। आप बताइए, आपने कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है, क्या खास चीज़ आपको लगी? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਧਾਤੇ ਆਪਦੇ, ਜੇ ਵਧਾਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਈਜੀਨ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਆ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि छोटे और जो लघु किसान हैं, पशुपालक है, वो देश की आत्मा है और उन्हीं को मजबूत करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, तो इससे डेयरी सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री कहा बहुत बढ़िया गल है, चंगी गल है जो कोई कर रहे तो। आपके घर में डेली दूध उत्पादन कितना होता? 900 लीटर डेली का। आप घरेलू महिला है, घर का काम करने के साथ साथ डेयरी का काम भी करती हैं। 40-45 ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਉਥੋਂ ਕੋਈ पेमेंट ਦੀ ਕਿਸੇ चीज़ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੇ प्रॉब्लम नहीं आई। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर गांव के सामान्य किसान जो दूध उत्पादन का काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, उनको इस अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर लाने का काम आपने किया है, ये कितना जरूरी था? बहुत ही ज़रूरी था। बहुत ही अच्छा वर्कशॉप हुआ, ये बहुत ही अच्छी समिट रही। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला और बाकी डेलीगेट्स ने भी जो बोला, उससे बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा किसानों को। जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री लेके चल रहे हैं, निश्चित तौर पर डेयरी का काम करने वाले जो जमीनी स्तर पर जो किसान हैं, उनको जब तक हम तकनीक से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये संभव नहीं है। 1960 में हमारे पास दूध नहीं था, हम दूध इम्पोर्ट करते थे। आज हम मिल्क सरप्लस कंट्री, मतलब हम दूध एक्सपोर्ट करते हैं। हम सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है एज अ कंट्री, और वो सिर्फ हुआ है स्मॉल फार्मर्स के साथ जो हम पार्टनरशिप करते हैं,
कोऑपरेटिव्स कर रही है, हम करते हैं। सिंस 1960 हमने जो मोगा पंजाब में उनके साथ पार्टनरशिप की है, वो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हम लाने की कोशिश करते हैं। तो ये थे डेयरी सेक्टर से जुड़े स्टेक होल्डर और प्रगतिशील किसान और पशुपालक, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समिट 2022 के आयोजन में उनको यहाँ कर न केवल डेयरी से जुड़ी नई नई तकनीक को जानने और समझने का अवसर मिल रहा है, बल्कि भारत के सहकारिता मॉडल को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठापित कर भारत को किस तरह विश्व गुरु बनाया जाए, इसका एक जीवंत उदाहरण देखने का अवसर भी मिल रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले छतरपुर में किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के अंतर्गत जिले के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसके अलावा जिले के विकास के लिए कई विकास योजनाओं को भी लागू किया जा रहा है, जिससे छतरपुर देश के दूसरे जिलों की तरह विकास में सहभागी बन सके। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के मोरहा ग्राम के छोटे किसानों के ये खुश चेहरे ये साबित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने इनके जीवन स्तर को सुधारने में कितनी बड़ी मदद की है। साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की राशि सीधे इनके खाते में पहुंचते हैं, जिससे उन्हें खेती बाड़ी के लिए खाद, बीज और उपकरण खरीदने के साथ ही परिवार के भरण पोषण में काफी मदद मिलती है। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले में शामिल छतरपुर जिले में अब तक 2,45,079 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, जो लक्ष्य का 97% है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हमारे पैसे लगातार 3 साल से आते हैं और हमारा किसी संकट की घड़ी में हमको किसी के दरवाजे हाथ नहीं फैलाना पड़ते हैं। 3 साल से आ रहे हैं, उसकी वजह से मैं अपनी खेती पाती ढंग से और अच्छे तरीके से करता हूँ। मेरा परिवार भी खुश रहता है, मैं भी खुश रहता हूँ। किसान सम्मान निधि जो दी जाती है उससे हम लोगों को बहुत ही लाभ हुआ। कर्जा हम साहूकारों से लेते थे, उससे छुटकारा मिल गया है और समय समय पर खेती के लिए बीज और खाद भी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि में पैसा आते हैं, अच्छे तन से आ जाते हैं और 3 साल से आता है। तो हम उनकी जो प्रॉब्लम थी गरीबी की, वो बहुत अच्छे से हम खाद बीज खरीद लेते हैं। छतरपुर जिले में अब किसानों के खातों का बैंक KYC का कार्य भी प्रगति पर है। किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के सीधे बैंक खातों में पहुंचती है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल में 6,000 रुपए की राशि हितग्राहियों के खाते में पहुंचाई जाती है, जिसमें हमारी तहसील ने हमारे जिले में बहुत अच्छा काम हुआ है। और अभी इसी साल जो इस योजना के अंतर्गत KYC का काम था, वो भी लगभग 90% पूरा कर लिया गया है। तो अभी सुचारू रूप से सभी किसानों के खाते में ये राशि पहुंच रही है और किसान इसके लगातार इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुरू होने के बाद से आर्थिक तंगी से परेशान रहने वाले इन छोटे किसानों को उन साहूकारों और सूदखोरों से राहत मिली है, जिनके पास वे अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए पहुंचते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पहाड़ों में मौसम लगातार रंग बदल रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले स्थित हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम में भी शनिवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। उधर बद्रीनाथ धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बर्फबारी की तस्वीरों को अपने मोबाइल पर कैद कर लिया। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, वहीं कुछ शहरों में बादल भी छाए हुए हैं। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। मध्य प्रदेश में आलू के लिए खेत तैयार कर लें। आलू की बुआई से पहले इनके बीजों को पेंसीक्विरॉन से उपचारित कर लें।
इस मौसम में आलू की कुफरी सिंदूरी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 2, कुफरी चिपसोना 3, सूर्या और कुफरी ख्याति जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। मध्य प्रदेश में ही इस समय पपीता, आम और अमरूद के बाग लगाए जा सकते हैं। अगर पहले से बोए गए आम के पौधों में रोग दिखाई दे तो उन्हें अलग करके नष्ट कर दें। नींबू वर्ग की फसलों में इस समय कैंकर रोग देखा जाता है। बचाव के लिए प्रभावित पौधों और टहनियों को तोड़कर नष्ट कर दें। प्रकोप ज्यादा हो तो वैज्ञानिक सलाह से दवाओं का स्प्रे करें। मध्य प्रदेश में इस मौसम में मटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ मटर की अर्किल, PSM 3 और आजाद जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। मध्य प्रदेश में मूंगफली की पत्तियों में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट रोग दिखाई दे तो इससे बचाव के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे विशेषज्ञों की सलाह से करें। महाराष्ट्र के पुणे जिले में किसान खरीफ फसलों, सब्जियों और बगीचों में जमा पानी निकाल दें। साथ ही खरीफ फसलों में कीटनाशकों के इस्तेमाल को फिलहाल रोक दें। जलगांव, सोलापुर और महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में मूंग, उड़द और सब्जियों की कटाई और तुड़ाई कर लें। जलगांव, सोलापुर और पुणे जिले के पूर्वी भाग में ही अरहर की निराई गुड़ाई कर लें। यहाँ धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। साथ ही ज्वार की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ सोयाबीन में सेमी लूपर या अर्ध कुंडलक का प्रकोप दिखे तो बर्ड पर्च लगाएं। 1 एकड़ खेत में 8 या 10 बर्ड पर्च लगाने हैं। इसके अलावा सोयाबीन के खेतों से खरपतवार हटा दें। महाराष्ट्र के सांगली, सतारा और कोल्हापुर के पूर्वी भागों में मूंग और सब्जियों की कटाई और तुड़ाई जारी रखें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। पंजाब के मोहाली की एक निजी विश्वविद्यालय में वायरल वीडियो मामले में अब तक 3 आरोपी हिरासत में लिए जा चुके हैं। पुलिस ने विश्वविद्यालय की एक छात्रा और हिमाचल प्रदेश से 2 को हिरासत में लिया है। हिरासत में ली गई छात्रा पर आरोप है कि उसने शिमला में अपने हॉस्टल के साथियों के आपत्तिजनक वीडियो एक अन्य दोस्त को लीक कर दिए। इस बीच चंडीगढ़ विश्वविद्यालय 24 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। बेगूसराय के बाद अब वैशाली में भी शूट आउट हुआ है। यहां पर भी अपराधियों ने दहशत फैलाने के इरादे से अंधाधुंध फायरिंग की है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार अपराधियों ने मड़ई रोड पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने योग के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि योग हमारी विरासत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में योग को नई पहचान दिलाई है। धर्मशाला में पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को ITDC के चेयरमैन संबित पात्रा ने संबोधित किया। संबित पात्रा ने कहा कि एक स्थान की विशेषता मनुष्य को आकर्षित करती है, जिससे रोजगार में वृद्धि और उस क्षेत्र का विकास भी होता है। और अब दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्र में भी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। फायर एंड फ्यूरी कोर द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर 19,061 फीट पर सियाचिन सिग्नल्स द्वारा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। कश्मीर की घाटी में लंबे अंतराल के बाद दर्शकों को फिर से सिनेमा हॉल में प्रवेश का मौका मिला है। प्रदेश के पुलवामा और शोपियां में मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल्स का शुभारंभ किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल उसका उद्घाटन किया। ये सिनेमा हॉल फिल्म की स्क्रीनिंग और इंफोटेनमेंट की सुविधा से लेकर युवाओं के कौशल को उभारने में भी मदद प्रदान करेगा। और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ग्रामीण जनजातीय छात्रों और रोजगार का बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से बड़ी पहल की है। मंत्रालय के मार्गदर्शन में झारखंड के खूंटी और सरायकेला जिलों में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 2 दिवसीय विशेष भर्ती अभियान की शुरुआत हुई है। टाटा कंपनी के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय का समझौता हुआ है, जिसके तहत 12वीं पास शिक्षित छात्रों को चयन के बाद टाटा की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में नौकरी मिलेगी।
और कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 216.70 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 13,59,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,858 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 4,735 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.71% हो गया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।